बेटी से बहू तक का सफर कहने को तो एक दिन का होता है, परंतु उस एक दिन के बाद वह जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ जाती है। शादी के बाद बेटी अपने घर वालों के लिए पराई हो जाती है तथा ससुराल वालों के लिए पराए घर से आई हुई होती है। पराया शब्द पीहर व ससुराल दोनों जगह जुड़ जाने के बावजूद शादी के बाद प्राथमिकता ससुराल के परिवार की होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पीहर परिवार में एक सीमा से ज्यादा दखलंदाजी पीहर के सदस्यों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है व आपसी संबंधों में वैमनस्य की स्थिति पैदा कर सकती है। पीहर में भी भाभी हो सकती है जिसके लिए वह परिवार प्राथमिक होता है एवं ज्यादा हस्तक्षेप उसके लिए अस्वीकार्य हो सकता है। पीहर के बारे में ज्यादा ध्यान रखने वाली महिला ससुराल में भी सुखी नहीं रह सकती है। अतः पीहर व ससुराल दोनों जगह के सदस्यों के साथ साथ स्वयं की खुशी के लिए यह नितांत जरूरी है कि व्याहता बेटियां अपने पीहर परिवार के मामलों में एक सीमा से ज्यादा हस्तक्षेप न करे। अधिकांश मामलों में जब बेटी का ससुराल नजदीक या एक ही शहर में होता है तो पीहर वालों की बेटी के ससुराल परिवार में बार बार दखलंदाजी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ सकती है। जब कोई ब्याहता बेटी मायके पर अपना आधिपत्य जताती है तो वहां भी नंद भाभी में विवाद के अंकुर फूटने लगते हैं। पर यह बात घर की बेटी को समझ में नहीं आता है। ननंद सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी माँ के बाद अपनी भाभी की सास फिर से क्यों न बन कर दिखाऊं। इसीलिए ननंद सोचती है कि भाभी को हमेशा दबा के रखना चाहिए और इसीलिए वह अपनी माँ के कान भी भरती रहती है। ननंद को ये बात याद रखना चाहिए कि अब वह सिर्फ मायका है, ससुराल नहीं। वह अपना घर पर ध्यान दे तो ही ज्यादा बेहतर होता है, वरना नंद भाभी का रिश्ता बिगड़ते टाइम नहीं लगता है। विवाहित बेटी का मायके में अनावश्यक ताक झांक करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। मायके में अगर माता पिता की देखरेख करने वाला कोई भी ना हो तो बेटी पर माता पिता की पूरी जिम्मेदारी होती है और तब उसका अपने मायके में माता पिता के हित में आवश्यक कदम उठाना दखलंदाजी की श्रेणी में नहीं आता। पर अगर मायके में माता पिता, भाई भाभी अथवा अन्य पारिवारिक सदस्य साथ रहते हैं तो भी मायके की हर छोटी बड़ी बात में बेटी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हो तो ये दखलंदाजी मानी जाएगी, जो सर्वथा अनुचित है। अपनी घर गृहस्थी को सजाने संवारने का संपूर्ण अधिकार ससुराल में बहू का होता है, विवाहित बेटियों का नहीं। बेटियों को तो मायके में सिर्फ मान सम्मान पाने का अधिकार है। अगर विवाह के बाद भी बेटियां अपने मायके में अपना वर्चस्व दिखाना जताना अपना अधिकार मानेंगी तो अपना मान सम्मान खो देंगी। विवाह के बाद बेटी को अपने मायके में उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिए जितना कि वह अपनी नंद से अपने घर में चाहती है। मायके वालों से रिश्तों में खटास अथवा मिठास बनाए रखना स्वयं बेटी के अपने व्यवहार पर निर्भर है। ये बात हर ननंद को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। सच है कि बेटियां मायके की धरोहर होती हैं। माँ बाप के प्राण बसते हैं बेटी में। बेटी की छोटी सी परेशानी भी माता पिता को दुखी कर देती है। आज कानूनन बेटी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार रखती है जितना कि बेटा। मायके से मिला अतिरिक्त प्यार कई बार बेटियों को निरंकुश बना देता है। वे मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखलंदाजी शुरू कर देती हैं। आरंभ में तो इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, किंतु बाद में बेटियों की माँ बाप और भाई भाभी के जीवन में ये घुसपैठ उन्हीं को अखरने लगती है। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ बेटी ने मायके वालों की नाक में दम कर रखा है। बेटी विवाह के पश्चात मायके में एक मेहमान के तौर पर ही सम्मान पा सकती है। उसका ससुराल उसका अपना घर है। अगर उसकी अपनी जिंदगी में उसकी नंद दखल दे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? यही बात बेटी पर भी लागू होती है। बेटी को चाहिए कि पीहर के मामलों में तभी दखलंदाजी करे जब उससे राय मांगी जाए। बेवजह की टोका टाकी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। बेटी कभी कभी खोज खबर लेती रहे किंतु सलाह तभी दे जब आवश्यक हो। इससे परिवार में बेटी का मान सम्मान बढ़ेगा। आज के चलन एवं भारतीय कानून अनुसार ब्याहता बेटियों का मायके की संपत्ति पर समान अधिकार तो होता है, लेकिन मायके के जीवन चक्र या हर कार्य में उसकी दखलंदाजी मायके वालों के साथ साथ उसका खुद का पारिवारिक जीवन भी बर्बाद कर सकती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आप अपने ही परिवार पर उचित ध्यान देवें। माना कि बेटियां भी मायके के परिवार का अभिन्न अंग होती हैं, लेकिन ब्याह तक ही। जब आप ब्याह कर ससुराल आ जाती है तो ससुराल आपका परिवार हो जाता है। ऐसे समय में आपके लिए भी यह अत्यंत जरूरी है कि आप अपने इस नवीन परिवार पर पूरा ध्यान केंद्रित कर इसे संवारने में अपनी कला दिखाएं। जैसे आप ससुराल आकर इस परिवार का हिस्सा बन गई है, वैसे ही आपकी भाभी आपके मायके में आकर वहां का हिस्सा बनती है। अब आपका मायका आपकी भाभी का घर परिवार बन चुका होता है, इसलिए उसे संवारने की जिम्मेदारी अब उनकी होगी। अगर उनके द्वारा किसी काम में आपसे राय मांगी जाए तो निश्चल राय जरूर दें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपकी बेवजह दखलंदाजी उनके काम में बाधा बन सकती है।
और धीरे धीरे यह बाधा आपके भाभी एवं आप जैसे ही अन्य पारिवारिक सदस्यों में आपसी मतभेद से होते हुए मनभेद तक जाकर पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण बना सकती है। साथ ही यह भी जरूर सोचे कि आप अगर शादी के पश्चात भी मायके पर ही ध्यान केंद्रित करेगी तो ससुराल की तरफ उचित ध्यान दे पाएंगी क्या? आपके ससुराल में अगर आपके ननंद की बेवजह दखलंदाजी होती रही एवं उसकी वजह ये सब घटित हुआ तो आप पर क्या गुजरेगी? शायद ये सोच ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान साबित हो सकता है। ये कटु सत्य है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वही घर विवाहोपरांत उसके लिए पराया घर माना जाता है। शादी से पहले बेटी अपने पिता के घर में पूरे हक के साथ अपनी बात मनवाती है, पर शादी के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। हमारे समाज में माना जाता है कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। कई मामलों में देखा गया है जो बेटियां मायके में दखलंदाजी करती हैं उनका सम्मान कम होने लगता है, संबंधों में खटास आने लगती है। आपसी संबंधों में आजीवन मधुरता कायम रखने के लिए पीहर वालों द्वारा मांगने पर ही उचित सलाह देनी चाहिए। उनके दुख दर्द में जरूर साथ निभाएं, परंतु घरेलू मामलों में सहभागिता निभाने से बचें, क्योंकि ज्यादा दखलंदाजी से एक न एक दिन माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची के साथ रिश्तों में कड़वाहट की शुरुआत हो ही जाएगी। सीधे लफ्जों में जो बेटी मायके में हस्तक्षेप करना भी अपना अधिकार समझती है, क्या वह अपने ससुराल में नंद द्वारा किया गया आधिपत्य सहन करती है? अगर नहीं तो मेरे विचार से उसके द्वारा पीहर के मामलों में दखलंदाजी करना अनुचित ही होगा। माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुरीली का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहां उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सुरीली का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुरीली अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी कनक ने भी एक बार सुरीली से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सुरीली ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सारांश माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई सारांश की शादी से पहले तक सुरीली को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं, बावजूद इसके कि सारांश सुरीली से छोटा था। परंतु कनक के आने के पश्चात जब सुरीली अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में ही परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सुरीली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? ये बात सुरीली के समझ से परे था। सुरीली को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ सुरीली से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सुरीली की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे, वह भी वे पर्दे जिन्हें सुरीली ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में सुरीली ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब ये तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों सुरीली को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सुरीली को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुरीली से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, आपके लिए बनाकर ले आऊं। ये सुन सुरीली को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सुरीली ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी सुरीली की माँ बोली, सुरीली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुरीली मार्केट से घर पहुंची
तो उसने देखा कि उसकी नंद मधु अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। ये देख सुरीली अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मधु का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार सुरीली को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मधु का बेतकल्लुफ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुरीली पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, ये सब सुरीली को परेशान करता, क्योंकि मधु के ऐसा करने से सुरीली पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही छोटे छोटे कारणों के चलते मधु और सुरीली के मध्य तनाव बना रहता। मधु को देख सुरीली कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सुरीली किचन में गई उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा अब किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी मधु बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। मधु का इतना कहना था कि सुरीली और मधु के बीच कहासुनी हो गई। सुरीली गुस्से से अपने कमरे में आई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही सुरीली नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फोन पर सारा वृतांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक सुरीली को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी कनक को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से ये सब सुन सुरीली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी वह अब दूर हो चुकी थी। सुरीली ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सुरीली को इस बात का भी एहसास हो गया कि नंद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंद्वियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। सुरीली के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हुए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही नंद मधु के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई।